आज हम लोग देखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का है। तो हम जानते हैं कि एक लेबर कमीशन बैठा था 1929 में। उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन लेबर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, शाही श्रम आयोग। एक कंस्टिट्यूट हुआ था इन द ईयर 1929। ये गठित हुआ था 1929 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1931 में। और इसके अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे हेनरी जॉन व्हिटले या जॉन हेनरी व्हिटले, जॉन हेनरी व्हिटले। तो जॉन हेनरी व्हिटले थे अध्यक्ष। रॉयल कमीशन ऑन लेबर नाम था। 1929 में गठित हुआ था, 1931 में रिपोर्ट दिया। इसने लेबर के डिफरेंट एस्पेक्ट को, श्रम या श्रमिक के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया इन लोगों ने और कुछ अपनी सिफारिश दिया। उसमें मजदूरी से संबंधित भी सिफारिश था। इनका क्या कहना था ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मजदूरी से संबंधित, वेज से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स को इन्होंने हाईलाइट किया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि एक स्टूडेंट है ST1, इसके फादर आते हैं और इसको 5,000 रुपया पे करते हैं, डेटेड 30 मई को, और कहते हैं कि अगेन जो है 15 जून को मनी भेज देंगे। तुमको फिर से 15 जून को पैसा आ जाएगा। और एक दूसरा स्टूडेंट है, इसके फादर आते हैं और ये पे करते हैं ₹70,000, 70,000 रुपया देते हैं। और आज डेटेड 31 मई को, और नेक्स्ट पेमेंट कब आएगा ये बिना बताए हुए चले जाते हैं। यानी नेक्स्ट पेमेंट कब भेजेंगे, नेक्स्ट मनी कब भेजेंगे वो बिना बताए हुए चले जाते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि वो 5,000 बहुत कम अमाउंट है, 70,000 बहुत ह्यूज अमाउंट है, लेकिन 5,000 वाला कंफर्टेबल होगा और 70,000 वाला 70,000 वाला वो उसको टेंशन होगा। इसलिए कि इसके फादर बोल दिए कि 31 मई को हम 5,000 रुपये ले रहे हैं और 15 जून तक पैसा तुमको भेज देंगे। तो अब इसको 5,000 जो खर्च करना है वो मैक्सिमम 15 जून तक वो एडजस्ट कर लेगा कि हमको पर डे 300 रुपया पर डे के लगभग रेट है, उसी हिसाब से हमको एक्सपेंस करना है, खर्च करना है। लेकिन ये 70,000 वाला टेंशन में रहेगा। अमाउंट तो है 70,000, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इसको कितना दिन में खर्च करना है। हो सकता है कि इसको 2 साल वो एज्यूम किए हो फादर कि 2 साल का खर्च एक बार दे दें। हो सकता है कि 2 महीना एज्यूम करके दे दिए हों। तो वैसी स्थिति में ये अपने लिविंग स्टैंडर्ड को किस लेवल पर फिक्स करे, जीवन स्तर को या खर्च को किस स्तर पर फिक्स करे, इसको टेंशन होगा, लेकिन ये कंफर्टेबल होगा। तो ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर पहली बात कहा कि देयर शुड बी रेगुलरिटी इन वेज पेमेंट।
कि मजदूरी भुगतान में नियमितता होनी चाहिए। आज अगर भुगतान कर रहे हैं, अगला डार्क है कि कब अगला मिलेगा, तो वहाँ जो वर्कर होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं कि आज मिला, हम किस रेशियो में खर्च करें ताकि अगला पेमेंट आने तक ये पैसा खर्च हो। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो बड़ा वो इसको फिक्स नहीं कर पाएगा। क्लियर है, इसको क्लियर है कि 5,000 मिला, अगला 15 जून को मिलेगा, तो ये 15 दिन अप्रोक्सीमेट खर्च करना है। तो यही कहा पहला प्रॉब्लम कि इरेगुलरिटी है मजदूरी भुगतान में, इसको खत्म होना चाहिए। रेगुलरिटी होना चाहिए, नियमितता होना चाहिए, ये वर्कर को क्लियर होना चाहिए कि आज जो मजदूरी मिला इसके बाद फिर से तुमको कब मजदूरी मिलेगा। अगर ये डिफाइंड हो, ये लीगली डिफाइंड हो, डिफाइंड नॉट लीगली डिफाइंड, कानूनी रूप से ये स्पष्ट हो, तो वर्कर को अपने जीवन स्तर का निर्धारण में समस्या नहीं होगी। तो ये पहली समस्या बताया। दूसरी समस्या बताया मजदूरी भुगतान से रिलेटेड कि दूसरी समस्या बताया कि जब वर्कर मैनेजर से पेमेंट मांगता है तो मैनेजर कहता है कि एम्प्लॉयर को आने दो, एम्प्लॉयर आएगा तो पेमेंट करेंगे। और जब एम्प्लॉयर रहता है और तब वर्कर एम्प्लॉयर से पेमेंट मांगता है तो कहता है कि मैनेजर पे करेंगे, मैनेजर पेमेंट करेंगे। यानी कि यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं है। और जब मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं है तो वैसी स्थिति में मैनेजर एम्प्लॉयर को फेंकता है, एम्प्लॉयर मैनेजर को करता है, और वेज पेमेंट में जो है वो डिले हो जाती है। और तीसरा कहा कि ये वर्कर, ऐसी स्थिति होती है कि कोई भी आदमी ये कहे कि हम कभी गलती नहीं करते, तो ऐसी बात नहीं है। हर आदमी छोटी मोटी गलतियां करता है। कोई ऐसा कंफर्म नहीं कर सकता है कि आज तक मैं गलती किया हूं नहीं, या न करूंगा, न करता हूं, कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी से छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो तीसरा प्रॉब्लम था कि वर्कर अगर माइनर मिस्टेक कर दे, छोटी भी गलती कर दे, तो वैसी स्थिति में उसके वेज को डिडक्ट, इसके वेज से मैक्सिमम अमाउंट डिडक्ट किया जाता था। अधिक राशि जो है उसकी कटौती कर ली जाती थी। तो ये पैरामीटर होना चाहिए कि किसी भी वर्कर के वेज से आप कितना डिडक्शन कर सकते हैं। अगर मानिए कि वेज है 10,000 रुपया, अब 10,000 में 9,500 का 9,500 का आप डिडक्शन कर लेते हैं, तो 500 रुपया में एक माह उसको खर्च कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम था। एक डिडक्शन का भी अपर लिमिट होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयर किसी भी वेज पीरियड में डिडक्शन नहीं कर सकते। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने। और दूसरा कहा कि कोई भी आदमी इसलिए काम करता है कि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो, न्यूनतम स्तर पर भोजन, वस्त्र, आवास उसको उपलब्ध हो जाए, इसीलिए काम करता है। अगर मजदूरी उतनी भी नहीं दी जाएगी जिससे कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो, तो उसको काम करने से कोई फायदा नहीं है। यानी मजदूरी की एक न्यूनतम राशि स्पष्ट होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। और दो समस्या बताया, एक मजदूरी भुगतान से संबंधित और दूसरा मजदूरी की राशि से संबंधित। और तब जाकर के फिर से कहा कि द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ वेज या वेज पेमेंट इज मोर क्रूशियल इन रेस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ वेज। यानी कि मजदूरी भुगतान से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ज्यादा गंभीर है मजदूरी की राशि से संबंधित।
क्योंकि मजदूरी की राशि कम रहता है तो क्वालिटी को कम कर देता है, लेकिन मजदूरी के भुगतान में अनियमितता होती है, इरेगुलरिटी इन वेज पेमेंट होता है, तो वहां वर्कर को समस्या होती है कि कहां से जीवन निर्वाह करे। तो दोनों समस्या में गंभीर मजदूरी भुगतान से संबंधित समस्या को बताया और मजदूरी की राशि से संबंधित समस्या को कम गंभीर बताया। तो सरकार जो है वह इसकी समस्या, मजदूरी भुगतान से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए ये 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट ला दी और मजदूरी की राशि जो है वो कम से कम कितना मिलना चाहिए उस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने 1948 में 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट लाया था। तो जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो उसका हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, लेकिन उसकी जो प्लिंथ है वो हमको दिखाई देता है द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन लेबर, यानी उसकी नींव जो है वह शाही श्रम आयोग के सिफारिश ही है। अब ये 2019 में एक कोड पारित हुआ जो कि अभी इफेक्टिव नहीं है, उसका नाम है कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस 2019। इस कानून को इसी कोड में लाके मर्ज किया गया है। इस कोड में और जो कानून है उसके साथ इसको भी मर्ज किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर एक कोड लागू भी हो जाता है तो इसके जितने भी प्रावधान हैं उसमें 2-3 जगह लाइट चेंज है, जैसे वेज पीरियड में थोड़ा चेंज है, तो वो उस समय हम लोग केवल उसी को अगर चेंज कर देंगे तो यही चीज़ वहाँ भी रहेगा, बेस्ट रहेगा। इसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं है। और 1-2 जगह जैसे फाइन का अमाउंट है, वेज पीरियड है, इसी तरह का चेंज है, 3 जगह चेंज है, वो हम लोग देख सकते हैं बाद में। और ये ला करके इसी में पेस्ट कर देंगे इसी कानून में, तो ये बन जाएगा जब ये लागू होगा। अभी ये फ्यूचर की बात है। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग कहते हैं परिचय। कौन पारित किया है, कहाँ लागू होगा, तो क्लियर है, इट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यह कानून केंद्र सरकार पारित की है, अतः पूरे देश में लागू होता है, पूरे भारत में लागू होता है, यानी पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी इम्प्लीमेंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उपयुक्त सरकार का तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों होता है। तो यहाँ इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई। अब है किस तरह का कानून है, तो यह एक तरह का प्रोटेक्शन देता है, श्रमिकों को एक तरह का संरक्षा देता है कि आपका मजदूरी इतने दिन पर मिल जाएगा, मजदूरी से इतना ही कटौती होगा, इससे ज्यादा कटौती नहीं की जाएगी, मजदूरी के भुगतान के लिए ये जिम्मेवार होगा। ये श्रमिक को एक तरह का संरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा ये वेज से रिलेटेड है, तो इसको दोनों नाम कहते हैं, इट इज नोन एज प्रोटेक्टिव। इसको प्रोटेक्टिव या वेज लेजिस्लेशन कहा जाता है, संरक्षात्मक या मजदूरी अधिनियम कहा जाता है। तो ये इस कानून का परिचय है। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं स्कोप एंड कवरेज, विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र
विस्तार क्षेत्र में तीन सेक्शन को या तीन एस्पेक्ट को हम लोग डील करते हैं, तीन पहलू को डील करते हैं। एक एरिया कवर्ड, कितना क्षेत्र में लागू है भारत के। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड, कौन से संस्था में लागू है। और तीसरा पर्सन्स कवर्ड, किस व्यक्ति पर लागू है। तो एरिया कवर्ड में हम लोग समझ गए कि होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू है। ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड में ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू है। और कहता है कि अगर और दूसरी जगह भी लागू करना है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करके लागू कर सकती है। और तीसरा इसमें जो एस्पेक्ट है पर्सन कवर्ड, यह कानून कौन से व्यक्ति पर लागू होगा, कौन से श्रमिक पर लागू होगा, कौन से कर्मचारी पर लागू होगा। तो ये वैसे वर्कर पर ही लागू होता है जिनका मंथली वेज अप टू ₹24,000 हो। वैसे श्रमिक पर लागू होता है जिनकी मासिक मजदूरी 24,000 रुपया तक हो। यह कानून की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए इसको कानून की सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग देखते हैं, क्रिटिसाइज करेंगे लास्ट में। क्योंकि जिसका अगर मंथली वेज 1 लाख रुपया है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके खान पान सब उसी पर 1 लाख को देख करके ही फिक्स हो जाता है। जिसका अगर 5 लाख पेमेंट है मंथली, उसका सारा जो है एक्सपेंसेज, सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो 5 लाख के हिसाब से हो जाता है। और जिसका 10,000 मंथली है उसका वो लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ 10,000 के लेवल पर आता है। तो 10,000 जितना अनकंफर्टेबल महसूस करता है अगर रेगुलर नहीं पेमेंट हो, नियमित भुगतान नहीं हो मजदूरी का, तो 10,000 वाला जितना अनकंफर्टेबल होगा, असहज होगा, उतना ही 2 लाख वाला भी असहज महसूस करता है। क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड 2 लाख पर फिक्स है। ऐसा नहीं कि 10,000 खर्च करता है, 1,90,000 सेविंग करता है। उसकी जीवन स्तर 2 लाख पर हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो इस तरह के कानून में वेज लिमिट ही नहीं होना चाहिए, मजदूरी सीमा नहीं होना चाहिए। यह कानून सब पर लागू किया जाना चाहिए, चाहे उसकी मजदूरी 24,000 हो या 2 लाख हो या 1 लाख हो या 50,000 हो, सब पर यह कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि आदमी अपने मंथली इनकम या वेज या सैलरी के हिसाब से अपने लाइवलीहुड को वो फिक्स कर लेता है, यानी लेवल ऑफ लाइवलीहुड को वो फिक्स कर लेता है, वो निर्धारित कर लेता है, जीवन यापन के स्तर को फिक्स कर लेता है। तो वो सब उसी तरह से असहज महसूस करते हैं। ये कानून का हम लोग लास्ट में क्रिटिसाइज को करते। अब आगे बढ़ने से अगला प्रावधान की तरफ, यहां से कहीं कहीं मेन प्रोविजन कहता है। ऐसे मेन प्रोविजन में ये भी है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है। और मेन प्रोविजन इसलिए कहता है कि क्वेश्चन जो है इससे इसको फोकस करके किया जाता है। ये एक्सिलरी पार्ट मान लेता है लोग, और अब मेन प्रोविजन इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन कंसंट्रेट रहता है। ये प्रावधान को हम लोग मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है इन सब प्रावधान पर ज़्यादा फोकस करता है। ये इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड कवरेज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस पर थोड़ा सा इसका कंसिडरेशन कम होता है, लेकिन मेन प्रोविज़न जो अब प्रोविज़न आ रहा है उस पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो पहला है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व। मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व, यह प्रॉब्लम था कि
कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। एम्प्लॉयर से कहते थे तो कहता था कि मैनेजर साहब से ले लीजिएगा, मैनेजर से मांगने पर कहता था कि एम्प्लॉयर आएंगे तो देंगे। तो यहाँ क्लियर कर दिया कि वेज पेमेंट के लिए एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल होगा। द एम्प्लॉयर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट। अब है इन एब्सेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर प्लेस ऑफ वर्क पर नहीं रहता हो, माह में एक दिन भी नहीं रहता हो, कभी 2 माह 4 माह 6 माह पर जाता हो, तो वैसी स्थिति में मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी एम्प्लॉयर अगर नहीं रहता हो तो वहां मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का हम स्टडी करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जब बात करेंगे, बृहद पैमाने के उद्योग की बात करेंगे, तो मैनेजर का मतलब टॉप मैनेजर, मतलब जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहीं टेंशन में, मशीन खराब हो गया वहीं टेंशन में, सारा तो ओवरऑल फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। तो ये क्या करता है मैनेजर कि अपने ये वेज पेमेंट का जो पावर है वो किसी सबऑर्डिनेट मैनेजर को डेलीगेट कर देता है, यानी कि उसको दे देता है। यानी कि वो आदमी को जैसे डेलीगेट किया कि आप मजदूरी भुगतान का सारा देखिएगा, तो अब वो आदमी ऑथराइज हो गया कि वेज से रिलेटेड जो भी है सिचुएशन उसको हैंडल करने के लिए वो ऑथराइज हो गया। तो मैनेजर क्या कर सकता है कि ऑथराइज कर सकता है, और ऑथराइज्ड पर्सन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ही डायरेक्ट ऑथराइज कर दे, ये भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत कम देखा जाता है कि एम्प्लॉयर डायरेक्ट किसी जनरल मैनेजर या जो चीफ मैनेजर है उस जूनियर को डायरेक्ट ऑथराइज कर दे, वो इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता है। लेकिन एम्प्लॉयर को भी ये पावर है कि वो ऑथराइज कर सकता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि द एम्प्लॉयर और मैनेजर और ऑथराइज पर्सन शैल रेस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट। नियोजक या प्रबंधक या प्राधिकृत व्यक्ति को मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व होगा। दूसरे प्रावधान पर चलते हैं। वह है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। यहां हम आपको बता देंगे कि जब कोड आएगा तब क्या होगा। अभी वर्तमान में क्या है, अगर कोड लागू हो गया और उस समय पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करेंगे तब उसमें क्या प्रावधान होगा, ये चीज हम लोग उसमें क्लियर कर देंगे। तो अभी जो है
वो एब्सेंट है, अनुपस्थित हो, यानी संस्था से अनुपस्थित हो इस समय, तो जैसे वो काम पर वापस आएगा उसके बाद 3 दिन के अंदर कर देना है, विदिन 3 days। आजकल ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो छुट्टी पर भी गया है तो उसका सैलरी जो है उसके बैंक अकाउंट में हम डिस्चार्ज कर देते हैं, हम उसको भेज देते हैं। तो आजकल ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रावधान को हम लोग कहेंगे कि आउटडेटेड हो गया, समझे, इसलिए कि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है एम्प्लॉयर। लेकिन जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा दिखाई देगा, ये लागू दिखाई देता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रावधान आउटडेटेड हो गया, इसलिए कि छुट्टी पर भी गया है 7 दिन या 10 दिन के लिए, तो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तीसरा इसमें अगली बात कहता है कि जैसे कोई वर्कर है और उसको नौकरी से हटा रहे हैं और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड, मानिए कि ये वेज पीरियड है इतना लंबा, ये वेज पीरियड समाप्त नहीं हुआ है, यहां उसको एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो इतना दिन जो काम किया इसका वेज कब मिलेगा, वेज का पेमेंट कब होगा, क्वेश्चन ही होता है। क्योंकि अगर यहां तक काम करता तो हमारा तो ये फॉर्मूला है 7 days और 10 days, लेकिन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड या प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ वेज पीरियड, मजदूरी अवधि समाप्ति के पहले ही एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट करता है, नौकरी से हटा देता है। तो इतना दिन जो काम किया उसका वेज कब